नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी और गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के बैनर तले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी के बाद की दुनिया और अरे हो ना। जी, हेलो, लाल बहादुर राणा जी, आप मुझे देख पा रहे हैं? हेलो, यस। आप सबको नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी और मैं भारत से हूं और इस लाइव कार्यक्रम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम का विषय है गांधी के बाद की दुनिया और प्रसन्नता के लिए संभावनाएं। मित्रों, सबसे पहले मैं गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल का आभारी हूं, जिसके जरिए मैं इस कार्यक्रम को कर पा रहा हूं। राणा जी, आपको डॉक्टर नमस्कार। साहब डॉक्टर साहब जय जगत, नमस्कार। जी, सुस्वागतम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने यह मुझे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और जी डॉक्टर मुझे पूरे भारत के जितने भी हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये बहुत ही गौरव की बात है कि हम गांधी जी की 150वीं जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसे अवसर पर गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल पूरे दुनिया के लिए एक अच्छा कार्य कर रहा है और इसके लिए लाल बहादुर राणा जी बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आप अभिनंदनीय हैं और आपका बहुत बहुत आभार सर कि आप नेपाल और दुनिया के तमाम गांधीवादियों को जोड़ करके इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और लाइव प्रोग्राम के जरिए गांधी जी के जो भी आंदोलन रहे, उनके जो काम रहे, उन सारी चीज़ों पर आप एक बहस छेड़ रहे हैं। इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। जी गांधी धन्यवाद फाउंडेशन डॉक्टर। से जुड़े हुए सारे लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने यह कार्यक्रम करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। मैं ये चाहूंगा कि राणा साहब कुछ बातचीत करें, उसके बाद फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जी, सबसे पहले मैं जय जगत बोलना चाहूंगा सभी को, हमारे जय जगन्नाथ। सारे मेंबर्स और मान्यगण, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, सभी आदरणीय गांधीयन हमारे सीनियर जो लोग हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। गुरु गांधी जी के 150 के अंत अंत होने जा रहा है, अब बस 2 महीने बचे हैं। उसके सिलसिले में हम लोग इस पड़ाव में खड़े हैं कि हम 2020 के अक्टूबर गांधी जी के 150वां कैसे अच्छी तरह से हम लोग इसको संपन्न करें, क्योंकि अभी तक जो लॉकडाउन का समस्या है उसने प्रोग्राम करने के लिए अभी भी बंदे से खुले नहीं है। फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जी, सबको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना के 2-4 अच्छे लोगों को बुलाकर कार्यक्रम सुसंपन्न किया जाए। और डॉक्टर साहब आपको बहुत सारे धन्यवाद। और आज आपने समय दिया गांधी पीस फाउंडेशन के लिए, और आपने गुरु जी के ऊपर जो आंदोलन छेड़े हैं और जो आपने इतने सारे पुस्तकें लिखी हैं, उसके लिए मैं आभार हूँ। और थैंक यू, आपके लिए इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं क्योंकि मूलतः यह व्याख्यान जिन उद्देश्यों को लेकर के किया जा रहा है उसके उसके कारण को आपको जानना जरूरी है। हमारा उद्देश्य साफ है कि हम एक अहिंसक दुनिया बनाएं और एक अहिंसक सभ्यता का निर्माण करें, जिसके माध्यम से हम ऐसे दुनिया में नई पीढ़ी को ले जा सकें जिसके जरिए हम शांति,
प्रसन्नता और सुख का अनुभव करें। मित्रों, मैं सबसे पहले उस महान कर्मयोगी गांधी जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने होने का एहसास कराया, और अपने होने का अपने समय में केवल एहसास नहीं कराया, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे दुनिया में आज भी गांधी अपने एहसास के साथ जिंदा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, और यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से ढाला कि वह खुद ब खुद इतिहास का पन्ना बनता गया। मित्रों, सबसे पहले मैं पहले पार्ट पर बातचीत करूंगा। गांधी अपने समय में क्या थे, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ चीजें उनके बारे में जान लें। हम सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, और उनकी मृत्यु 1948 में 30 जनवरी को हुई थी। और एक इतने इन वर्षों के बीच में गांधी जी का जो जीवन था, वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। यह सबसे महत्वपूर्ण है। और वो क्यों बना, किस कारण से बना, यह हम तमाम व्याख्यानों में, तमाम पुस्तकों में पढ़ करके समझ चुके हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि गांधी के बाद की दुनिया कैसी है, इस पर विचार विमर्श हम करें। गांधी के बाद की दुनिया क्या गांधी के सपनों की दुनिया है? जिस देश में गांधी ने जन्म लिया, भारत, उस भारतवर्ष में क्या गांधी के बाद की दुनिया, गांधी के बाद का जो भारत है, वो उसी तरीके का भारत जैसा वो चाहते थे? मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति के महान बनने में उसके जीवन के मूल्य, कौन से मूल्यों को लेकर के वो कोई व्यक्ति आगे बढ़ा। जो मूल्य होते हैं वही व्यक्ति को स्थापित करते हैं। तो हमें यह महसूस होता है कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, इन चीजों को लेकर के गांधी जी बहुत ही मुखर हुए। उन्होंने अपने जीवन को सत्य के अनुरूप ढालने की कोशिश की। अहिंसक सभ्यता के निर्माण के लिए जो भी कोशिश हो सकती थी, वो उन्होंने किया। और यहाँ मैं यह बताना चाहूंगा कि जब गांधी जी को के बारे में कोई भी बात करेंगे, तो हमें बार बार इतिहास में जाना पड़ेगा, इतिहास की चीज़ों को समझना पड़ेगा, और गांधी जी के जीवन को समझना पड़ेगा। उसके बाद ही हम आगे की चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे जोहानिसबर्ग में गांधी जी थे, लेकिन उसके पहले दक्षिण अफ्रीका का जब भी इतिहास हम पढ़ें, तो दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास जो है, उसको पढ़ते हुए यह महसूस होता है कि गांधी जी का जीवन लंबे संघर्षों के साथ, कभी अपमान हुआ, कभी मान सम्मान हुआ, तो मजदूरों के साथ लड़ाई लड़ते हुए कभी वो सम्मानित हुए। इन सारी चीजों के बारे में हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद ही हम आगे की दुनिया देख सकते हैं। और जीवन में गांधी जी अपमानित हुए, दक्षिण अफ्रीका के इतिहास हम पढ़ेंगे तो उनको जिस तरीके से अपमानित किया गया, ट्रेन से उठाकर फेंक दिया गया, उसके बाद भी गांधी अपने भीतर एक प्रतिरोध की चेतना तो विकसित किए, लेकिन वो हिंसक क्यों नहीं हुए, यह बात समझने की है, और यह उनके अहिंसक होने का प्रमाण है। दूसरी बात यह है, गांधी जी के जीवन में ईश्वर और सत्य की बात होती है। गांधी जी पहले ईश्वर के अनुगामी थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि नहीं नहीं, हम ईश्वर जो जिसको मान रहे हैं वो वास्तव में सत्य ही है। और उनकी धारणा बाद में बदल गई। और इन सारी चीज़ों को
मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जीवन के मूल्यों को स्थापित करने के लिए, जीवन के मूल्यों को समझने के लिए गांधी के जीवन में बहुत बड़ा इन मूल्यों का अहम रोल रहा है, उसकी भूमिका रही है। इसके जैसे मैं सत्य के बारे में बात किया, अहिंसा के बारे में बात किया और प्रेम के बारे में बात किया। प्रेम के नियम पर आधारित ही व्यक्ति अहिंसा का पालन कर सकता है। जो प्रेम नहीं जानता है, और प्रेम की परिभाषा क्या होती है? अधिकतम त्याग। अगर आपके भीतर अधिकतम त्याग नहीं है तो आप किसी के साथ प्रेम करते ही नहीं। तो आजकल जो भौतिक प्रेम है उसके बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन मैं जो त्याग की भावना का प्रेम है उसको, उसके बारे में स्पष्ट हूं कि 98% लोग त्याग करना नहीं जानते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। मित्रों, गांधी जी के जीवन का जो इतिहास है वो कभी फिनिक्स आश्रम में बीता, कभी साबरमती आश्रम में भी बीता, कभी सेवाग्राम आश्रम में बीता। लेकिन इन आश्रमों में गांधी जी ने क्या निर्माण किया, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमें समझना है गांधी के बाद की दुनिया के बारे में। और मैं बार बार ये बताना चाहूँगा कि हमें गांधी के बाद की दुनिया समझने के लिए फिर इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा। मित्रों, हमारे एकेडमिया में भीखू पारिक, एंथोनी जी परेल और रामचंद्र गुहा गांधी को लेकर के काफ़ी अच्छी बातचीत किए हैं, और उन्होंने जो उनके ऊपर एक वो अहम है, और गांधी को समझने के लिए खासकर एक सैद्धांतिक रूप से गांधी किस तरीके से, और वो किस तरीके की सोसाइटी, कल्चर और सभ्यता को निर्मित करना चाहता है, इसके बारे में इन लोगों का अच्छा अध्ययन है, अध्यापन है। मित्रों, मैं उसके आगे बढ़ने से पहले मैं लॉरेंस हाउसमैन की बात को याद करूंगा। उन्होंने कहा कि सफल शांतिवाद के जीवित प्रतिपादकों में महात्मा गांधी का सर्वोच्च स्थान है। सफल शांतिवाद के जीवित प्रतिपादकों यानी अपने जीवन में जो सफलतापूर्वक शांति के लिए अहम भूमिका निभाया हो, ऐसे लोगों में गांधी सर्वोत्तम स्थान पर हैं, ये लॉरेंस हाउसमैन कहता है। अपने ही जीवन में कोई व्यक्ति इतना बड़ा अपने को आइकॉनिक बना ले, ये सामान्य बात नहीं होती है। प्राय लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई के बाद यह कोशिश करते हैं कि उन्हें अच्छी सी जॉब मिल जाए और अच्छी सी कोई छोटी मोटी नौकरी के साथ उनके जीवन यापन शुरू हो जाए। लेकिन गांधी डिफरेंट है, अलग है। इसलिए मैं मानता हूँ कि गांधी ने जो जीवन में किया वह हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि यह मनुष्य के भीतर एक नई चेतना विकसित करने का उद्देश्य गांधी की चेतना है। मित्रों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि गांधी को समझने के लिए पोरबंदर, जोहानिसबर्ग, भारत और लंदन, इन 4 प्लेटफार्म पर हम देखें कि पोरबंदर में उनका जन्म हुआ, जहाँ उनकी शुरू की शिक्षा दीक्षा हुई। जोहानिसबर्ग में उन्होंने एक नए तरीके का आंदोलन किया और वहाँ पर यह कोशिश की कि हम मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ सकें। उसके अलावा वह बीच में यात्रा करते हैं लंदन की, तो लंदन में वह अतिवादियों से भी मिलते हैं, अच्छे लोगों से भी मिलते हैं, जो कि अराजकतावादी अपने को कहते हुए एक वैचारिकी में शामिल होते थे। उन लोगों से भी उनकी बातचीत होती है। और उसके बाद फिर गांधी के भारत आगमन की बात करें तो जब 1915 में आते हैं, उसके बाद के गांधी के जीवन की बात करें तो इस तरीके से गांधी का जीवन जो है 3-4 खंडों में विभक्त है कि
पोरबंदर का गांधी, जोहानिसबर्ग का गांधी, लंदन में गांधी और भारत में गांधी। इस तरीके से 4 प्लेटफार्म पर गांधी अपने भूमिका को अदा करते हैं और नए संदर्भों के साथ, नए मूल्यों के साथ, जिसमें तमाम आंदोलन है, जैसे नमक तोड़ो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, तिनकठिया आंदोलन है, इस तरीके का बहुत सारा आंदोलन उन्होंने अपने जीवन में किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गांधी के इतिहास को अगर हम समझें, भारत छोड़ो आंदोलन है, चार खंडों में विभक्त होते हुए गांधी कई आंदोलन को शुरू करते हैं। उसमें उनके उपवास हैं, उनके जीवन के जो पत्र लेखन और पत्रकारिता से संबंधित कार्य हैं, तो ये सारी चीज़ों को जब हम एक साथ अवलोकन करते हैं तब हम गांधी को समझ पाते हैं। लेकिन थोड़ा सा और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि गांधी जी के जीवन पर जो प्रभाव है वो रस्किन के अनटू दिस लास्ट का है। सिविल डिसओबीडियंस जो कि थोरो का एक प्रतिपादन था, उसका रहा है, और टॉलस्टॉय का। गांधी को समझने के लिए इन तीनों को भी समझना जरूरी है। उसके अलावा मैं अब फिर यहाँ पर एक यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि गिलबर्ट मरे एक समाज वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि एक निःशक्त व्यक्ति का करोड़ों मनुष्यों पर नैतिक प्रभुत्व होना स्वतः आश्चर्यजनक है। अब आप समझ लीजिए किस गांधी की हम बातचीत कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कोई हथियार नहीं है, लेकिन वह अपने बातचीत के जरिए, अपने 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 उद्बोधन के जरिए, अपनी प्रेरणा के जरिए दूसरे पर आधिपत्य जमा लेता है और करोड़ों भारतीयों पर राज करने लगता है। इस विषय पर गिलबर्ट बातचीत करता है और वह आश्चर्य व्यक्त करता है कि एक ऐसे व्यक्ति का पूरे भारत पर इतना बड़ा आधिपत्य होगा, इस तरीके का राज होगा कि गांधी आ रहे हैं तो उनको देखने के लिए लोग, गांधी बोल रहे हैं तो उनको अनुसरण करने के लिए लोग तत्पर हो जाए। ये बहुत बड़ी बात होती है। दो चीजें और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि गांधी को समझने के लिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास और हिंद स्वराज, इन 3 पुस्तकों को भी हमें समझने की जरूरत होगी, क्योंकि इसके जरिए हम गांधी को समझ सकते हैं। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गांधी की बात की दुनिया को समझने के लिए गांधी के पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है, क्योंकि आज के जो संदर्भ हैं उससे जुड़ेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, तो हमें गांधी को जानना उसके पहले जरूरी होगा। मित्रों, दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि हेनरी पोलक स्वयं कहता था कि टॉलस्टॉय के बाद दुनिया में मानवता का पुजारी उस समय में रहना, टॉलस्टॉय के बाद दुनिया में गांधी जैसे व्यक्ति जो मानवता के पुजारी थे, ऐसे व्यक्ति के साथ मेरा होना कितना अच्छा है। यानी कि गांधी के जीवन में लोग उनको समझते हुए उस समय में अपनी उपस्थिति को भी अहम मानने लगे। यह सबसे महत्वपूर्ण है। अब मैं दूसरे विषय पर बातचीत करूंगा जो कि गांधी की बात की दुनिया है। हम जानते हैं कि भारत को आज़ादी 1947 में मिली और गांधी जी की उम्र ज़्यादा उसके बाद नहीं बची। उनकी एक आतताई द्वारा हत्या कर दी गई, एक अहिंसक पुजारी की हत्या कर दी गई।
और 30 जनवरी सन 1948 को गांधी पूरी तरीके से तो गांधी उसके बाद किस तरीके से अपनी अहमियत को दर्ज कर रहा है, अब हम उस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि अब तक तो गांधी जी के बारे में और उनको समझने के बारे में मैं बातचीत कर रहा था। लेकिन मित्रों, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद जिस तरीके के भारत को हम गढ़ना चाहे, वह भारत किस तरीके का तैयार हुआ, वह आज हमारे समक्ष है। अब हम भारत की बात छोड़ दें, हम दूसरे देशों की बातचीत करें, दुनिया के तमाम राज्यों की बातचीत करें, तो हम ये देखते हैं कि जितने भी राज्य भारत के बाद और भारत के पहले आज़ादी पाए हैं ब्रिटिश से, तो उनके बनने की प्रक्रिया क्या है, देश की बनने की प्रक्रिया क्या है, और देश की बनने की प्रक्रिया में गांधी क्यों अहम हो जाता है, इस पर हम थोड़ा विचार करने की कोशिश करें तो हम ये पाते हैं कि जहाँ पर भी हिंसा है, जहाँ पर भी अतिक्रमण है, जहाँ पर भी मानवाधिकारों का हनन है, वहाँ पर गांधी खड़ा होता है। और दक्षिण अफ्रीका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नेल्सन मंडेला वर्षों तक जेल में पड़े रहे, लेकिन उन्होंने अहिंसक आंदोलन को नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत ही सच्चे मन से गांधी जी को अपना अनुगामी, गांधी जी को अपना गांधी जी को अनुसरण किया और उनके पद चिन्हों पर चल करके दक्षिण अफ्रीका को उन्होंने मुक्त कराया और एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ दक्षिण अफ्रीका। इसी तरीके से दुनिया के बहुत सारे मुल्क उसके बाद आजाद हुए। यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि गांधी जी जो भारत को आजाद कराए, उसके साथ ही एक देश और आजाद हुआ, पाकिस्तान। पाकिस्तान को एक दिन पहले आजादी मिली थी, भारत को एक दिन बाद मिली थी। भारत को जो आजादी मिली थी उसमें भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र तो बना दिया गया, लेकिन यहाँ पर जितनी भी रियासतें थी उनको भी आजाद घोषित करके गए अंग्रेज, और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र भी बता के गए और पाकिस्तान भी अलग करके गए। इस तरीके से भारत 3 खंडों में विभक्त हुआ, एक तो रियासतों का की स्वतंत्रता, एक भारत की स्वतंत्रता और एक पाकिस्तान की स्वतंत्रता। तो ये 3 तरीके की स्वतंत्रता दे करके और न जाने कितनी तरीके की समस्याओं को पैदा करके अंग्रेज यहाँ से गए। इसी तरीके से दुनिया का षड्यंत्र चलता है। दुनिया में जब भी कोई प्रभुसत्ता कोई स्थान छोड़ती है तो ये कोशिश करके जाती है कि हमारे जाने के बाद यह यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो व्यवस्था है, वह किसी न किसी समस्याओं में उलझी रहे और शांतिपूर्वक लोग जीवन ना जी सके। यह सबसे महत्वपूर्ण बात हम इसलिए यहाँ बता रहे हैं क्योंकि इस षड्यंत्र को समझना जरूरी होता है। जो भी प्रभुसत्ता होती है, साम्राज्यवादी ताकतें होती हैं, वह यह कोशिश करती हैं कि हमारे अधीन कितनी भूमि हो जाए, कितना आकाश हो जाए, कितना समुद्र हो जाए, और जब उसमें वो विफल होती हैं और किसी कारण से आज़ादी देनी पड़ती है, तो आज़ादी देने के साथ साथ वो तमाम तरीके के झगड़े फसाद पैदा करके जाते हैं, और ऐसी कोशिश आज भी हो रही है। गांधी के बाद की दुनिया को समझने की कोशिश हम इसी पैटर्न पर कर सकते हैं कि वास्तव में दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया के लोग करना क्या चाहते हैं, और दुनिया में जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं वो किस तरीके से लोगों को जीवन को छिन्न भिन्न कर देना चाहती हैं।
सबसे पहले हम भारत की थोड़ी सी और बात कर लें। तो मित्रों, गांधी की बात की जो दुनिया है उसमें भारत की स्थिति यही है कि आज़ाद होते ही भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और आज़ादी के साथ उन्होंने सोवियत मॉडल को भारत में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और यहाँ पे स्थिति यही हुई कि जो प्लानिंग कमीशन बनाए गए उसके तहत हमारी व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था तक हमारे शासन को पहुंचाने का प्रयास किया गया। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत आज जिस पायदान पर खड़ा है उसमें जवाहरलाल नेहरू की भूमिका नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के समय में ही भारत की स्थिति क्या थी, जब गांधी जी जिंदा थे उस समय स्थिति क्या थी। गांधी जी ने तो ये कह दिया था कि कांग्रेस आज़ादी के बाद खत्म कर दी जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं हुई, कांग्रेस तो आज भी जिंदा है। तो स्थितियां ये हैं कि वो जिस तरीके से जिस व्यवस्था को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे वह नेहरू ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने, गांधी जी ने नेहरू जी को पत्र लिखा था कि आप अगर हिंद स्वराज में जो हमने बातें की हैं उसको लागू करिए तो एक अच्छा आदर्श भारत निर्मित हो सकता है। नेहरू ने इसे मना कर दिया, लेकिन गांधी जी के मरने के बाद जब नेहरू जी अपने सत्ता के अंतिम समय में थे तो उन्होंने महसूस किया और उन्होंने कहा, उसका पत्र भी है, उसमें उन्होंने कहा कि हमने गांधी जी की बात को न मान करके गलती की। तो मित्रों, यहाँ पर स्थितियां यही हैं कि गांधी जी के बताए हुए जो मूल्य हैं, जो उनके प्रतिपादन हैं, उनको हम अगर देरी से समझ पाते हैं तो वही भारत, जिस भारत को हम गढ़ना चाहते हैं वो भारत हम नहीं गढ़ पाते हैं। और नेहरू शायद इसी कारण से गांधी को उस समय नहीं स्वीकार किए और बाद में स्वीकार किए कि हमने गलती की। लेकिन मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा कि भारत जिस भी दशा में आगे बढ़ा, नेहरू की अहम भूमिका रही है और नेहरू ने भारत को अपने तरीके से खड़ा करने की कोशिश की, उसी तरीके से जैसे कि उनके सभ्यता का मॉडल हो सकता है। उन्होंने बांधों का निर्माण करना शुरू किया और बांधों से क्या हुआ, बड़ी संख्या में पलायन हुआ, बहुत सारे लोग बेघर हुए। बांधों से विकास की जो सभ्यता विकसित की गई उससे बहुत सारे क्षेत्र डूब में आ गए, बहुत सारे लोग जलाशय में निमग्न हो गए। तो मित्रों, समस्या ये है हमारे हिंदुस्तान की कि धीरे 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 हम सूचना और तकनीकी के युग में पहुंच गए हैं। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के भी युग को भी हमने देखा, उसमें भारत की स्थितियां किस तरीके से चरमरा गई और फिर अपनी पटरी पर आई, इसको भी हमने देखा। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि गांधी के बाद के भारत को समझने के लिए हम दंगों के इतिहास को नहीं भूल सकते। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। गांधी जी ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से हमारे समाज में सहिष्णुता छिन्न भिन्न ना हो, भंग ना हो, लेकिन नहीं, दंगे हुए, हिंदू मुसलमान आपस में लड़े और बहुत सारे जान माल के खतरे हुए, जिसमें बहुत लोगों को जान गंवानी पड़ी, अपनों को खोना पड़ा। ये उसी गांधी के देश की स्थिति है जो गांधी आजादी के बाद दिल्ली की चीजों को, दिल्ली के बहुत सारे जश्न को एक तरफ करके और नोआखाली में समरसता के लिए यत्न करने, गांधी के देश में ऐसी बहुत सारे दंगे हुए।
उसके बाद मैं अगर अब 21वीं सदी के भारत की बातचीत करूं, तो अभी जो पिछली सरकारें रहीं, उन लोगों का जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लाने का प्रयास किया गया, और पंचायती राज को राजीव गांधी ने विकसित किया। उनका यह मानना था कि पंचायतों का विकास होना चाहिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं यहां पर, क्योंकि गांधी जी क्या कहते थे। गांधी जी के कुछ बातों को मैं यहां पर कोट करना चाहूंगा, और उसके लिए आपको यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन की पृष्ठों को पलटना पड़ेगा। जब आप उसको देखेंगे, जब आप उसको समझेंगे कि गांधी जी क्या कह रहे थे। गांधी जी ने यंग इंडिया में 19 मार्च 1931 को लिखा था कि स्वराज की पवित्रता होनी चाहिए। स्वराज ऐसा हो जो कि पवित्र हो। अब सोचिए भारत की स्थिति क्या है, भारत में किस तरीके की पवित्रता है। दूसरी बात उन्होंने कही थी यंग इंडिया में ही 28 जुलाई 1931 को, कि स्वराज का अर्थ बहुसंख्यक जनता का शासन। हमारी सरकार तो कहती है कि भारत 135 करोड़ लोगों का देश है और उन लोगों का शासन हम संचालित कर रहे हैं, लेकिन क्या आज भी आदिवासी, हाशिए के लोग, पिछड़े, दलित, इन लोगों की स्थिति भारत में वो बन पाई है? तीसरी बात गांधी जी ने 19 जनवरी 1925 को नवजीवन में एक कही थी कि लोक सम्मति का शासन हो। भारत में लोक सम्मति है क्या? लोक सम्मति नाम की कैसी चीज होती है? लोग से पूछा जाए ना कि हम आप क्या चाहते हैं, लेकिन लोग से कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। लोगों को यही चिंता है कि हम किसी तरीके से अपनी सम्मति बना करके ऊपर ऊपर की व्यवस्था, ऊपर ऊपर का एक शासन प्रणाली विकसित कर लें। लोग का क्या होगा कुछ उसका लेना देना नहीं है। तो मित्रों, और भी मैं बताना चाहूंगा अहिंसा, अहिंसक स्वराज के बारे में गांधी जी क्या कहते थे। 25 मार्च 1939 को गांधी जी ने एक बात कही थी कि अहिंसा पर आधारित स्वराज में लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें उनके कर्तव्यों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो आप समझिए कि अधिकार और कर्तव्य, इन दोनों के बारे में गांधी जी की चेतना किस तरीके की थी। और वो ये कह रहे थे कि अधिकारों का ज्ञान ना हो तो चलेगा भैया, लेकिन कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। व्हाट इज आवर ड्यूटी। तो ड्यूटी के बारे में सोचिए कि लोग कर्तव्य विमूढ़ हैं। क्यों कर्तव्य विमूढ़ हैं? कर्तव्य करने का जो जो राइट टू ड्यूटी है उसके बारे में नहीं उनको पता है, लेकिन उनका राइट्स क्या है ये उनको पता है। सरकारें सरकारें जो भी होती हैं, दुनिया भर की कोई भी सरकार हो, उनको अपने अधिकारों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन उनका कर्तव्य क्या है, उनका शासन कहाँ तक पहुँचना चाहिए, किनको मिलना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, एक राज्य का उत्तरदायित्व क्या होता है, वो लोग भूल गए। तीसरी बात में मित्रों यहाँ मैं कहना चाहूँगा, यंग इंडिया की ही बात मैं करना चाहूँगा। उन्होंने 26 मार्च 1931 को एक बात कही थी कि मेरे सपनों का स्वराज गरीबों का स्वराज होगा। अब आप सोचिए कि कितने गरीबों का स्वराज है हिंदुस्तान में। गरीब की स्थिति क्या है? अभी लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के आने के बाद ये भारत में दिख गया। पूरी मीडिया बता रही है कि कौन पैदल चल रहा है, कौन सड़कों पर चल रहा है। और गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी हो, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे जनता पार्टी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी रही हो, राज्य की बर्बर स्थिति ये बहुत अच्छी बात नहीं है, पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। पूरे दुनिया में जितने राज्य हैं वो गरीबों का स्वराज स्थापित कर रहे हैं क्या? नहीं। चीन जो है वो अपने गरीबों के में कितना सोचता है। रोजगार रोजगार जितना जितना भी व्यक्ति
काम कर रहा है, काम के बदले उतना उसको धन मिलता है क्या? उसको श्रम की कीमत उसको मिलती है क्या? नहीं मिलती है। तो राज्य इतना विध्वंसक और इतना क्रूर बर्बर तरीके से काम कर रहे हैं। ये गांधी के बाद की दुनिया है, आप समझ लीजिए। तो मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि गांधी जी इस तरीके से ग्राम पंचायत और गांव को विकसित करना चाहते थे कि जिसमें उनकी इकोनॉमी हो, उनके अपने काम हो, उनके अपने धंधे हो। इसलिए उनके समय में देखिए, चरखा एक बहुत बड़ा प्रतीक के रूप में उभर के आया था। खादी खादी को लेकर के वो आए थे, ताकि छोटे छोटे उद्योग होंगे। आज एमएसएमई हमारे यहाँ एक बड़ा मंत्रालय है, और दुनिया में इस तरीके का छोटे छोटे लघु उद्योग के लिए मंत्रालय बनाए जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि वो उन उद्योगों में जो ग्राम पंचायत लेवल का जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो होता है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा बताइए? आप किस कौन से कौन सी व्यवस्था की बात करते हैं? ये एक हिंसक व्यवस्था है, और हिंसक व्यवस्था किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। गांधी जी कहते थे कि पूर्ण प्रजातंत्र होना चाहिए भाई। पूर्ण प्रजातंत्र मतलब क्या है? कि आपको इस ऑफिस उस ऑफिस चक्कर न लगाना पड़े। आपके अधिकार जो हैं वो आपके घर आकर के दे दिए जाएं। कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट बनवानी है, आपने एक छोटी सी सूचना दे दी कि आपके यहाँ का जो उसको बनाने वाला एसडीएम है, डीएम है, कलेक्टर है, वो या उसके अधीन रहने वाले लोग आपसे कुछ पैसे की अपेक्षा करें, और आप कुछ उसको पैसे दे दें तो वो आपको प्रमाण पत्र दे। तो ऐसा, ये तो पूर्ण स्वराज तो नहीं हुआ ना, ये पूर्ण प्रजातंत्र तो है नहीं। जब प्रजा का तंत्र ही नहीं है तो पूर्ण प्रजातंत्र किस तरीके का? बात ये है। तो पूर्ण प्रजातंत्र की जरूरत किस तरीके की गांधी चाहते थे? तो उसमें आम जन के मन की बात हो। जो आज मन की बात होती है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आम जन के मन की बात, यानी आम आदमी क्या सोच रहा है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, उसको क्या चाहिए, वो उसके पास वो उसको मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही, ये जरूरी है। इसके लिए गांधी जी हमारे गांव ही क्यों नहीं विकसित कर दिए जाए। गांव अगर विकसित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, और इसीलिए वो स्वदेशी पर बल देते थे। ठीक होगी तो निश्चित रूप से हम अच्छे तरीके से चीज़ों को निभा पाएंगे। मित्रों, इसीलिए गांव को चाहते थे कि नाट्यशाला, पाठशाला, सभा सदन, इन सारी चीज़ की व्यवस्था हो, और उसमें पंचायत में ही मामले सारे निपटा दिए जाएं। आज न्यायालयों में इतने लंबित मामले हैं, ये अच्छी बात नहीं है। न्यायालयों में लंबित मामले देश के लिए कितनी पीड़ाप्रद हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मित्रों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि गांधी जी की सोच इतनी बुनियादी थी कि वो कुआं और तालाब की भी बात करते थे। गांव में कुआं होना चाहिए, तालाब होना चाहिए, पानी के साधन होने चाहिए, अपने उद्योग धंधे होने चाहिए, छोटे छोटे उद्योग धंधे होने चाहिए, इस पर बात करते थे। मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट चल रही हैं वह अपने गांव को क्या एक आदर्श गांव की तरह, और अधिकांश गांवों को क्या आदर्श आदर्श गांव की तरह विकसित कर पा रहे हैं? नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत चिंताजनक है। गांधी जी ने शासकों के लिए संहिता बनाई। शासकों के लिए संहिता की बात गांधी जी करते थे मित्रों, लेकिन आज क्या है कि शासकों के लिए संहिता तो है नहीं। जिसको जो मन में आ रहा है वही कर दे रहा है, वही उसकी संहिता बन जा रही है। चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो अन्य सुविधाभोगी लोग हों, चाहे वो कॉर्पोरेट घराने हों, उनकी स्थिति यही है कि उनके लिए कोई संहिता नहीं है। संहिता किसके लिए होती है? गरीब के लिए।
और वो नहीं अगर पालन करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। और अभी हमारे तमिलनाडु की जो घटना है, उस इतनी बर्बर घटना कहीं हो नहीं सकती है। उसको आप देखिए, एक बाप बेटे के साथ पुलिस ने क्या किया। पुलिस की व्यवस्था जो है कितनी क्रूर हो सकती है। ये है भारत, और ये सब उनके सपनों का भारत है। ये तो गांधी के बाद की दुनिया मतलब इतनी विभत्स हो जाएगी, इतनी विभत्स हो जाएगी कि लोग भूखे मरेंगे, और उनको उनके ऊपर धाराएं लगा दी जाएंगी, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनको टार्चर किया, उनको मारा जाएगा। ये तो बहुत बहुत जघन्य बात है मित्रों। इसके साथ ही गांधी जी ये चाहते थे कि आप जितना कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा ट्रस्टीशिप के रूप में विकसित हो। लेकिन ट्रस्टीशिप की भावना चली गई। अनटू दिस लास्ट की जो संकल्पना है, अंतिम जन तक हमारी चीज़ें पहुँचे। आज तो होड़ मची हुई है कि कितना ज़्यादा संचित कर लिया जाए, चाहे धन अर्जन हो, चाहे संपत्ति अर्जन हो, चाहे भूमि अर्जन हो, या अगर बड़े फलक पर देखिए तो रिसोर्सेज पर अपने आधिपत्य हो, वो अपना एक साम्राज्य हो। इसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। और ये कोविड-19 वगैरह क्या है, ये पूरी तरीके से षड्यंत्र है, और पूरी तरीके से ये कोशिश है कि हम किसी न किसी तरीके से पूरी दुनिया में अपने आप को सुपर किस तरीके से बना सकते हैं, और किस तरीके से तमाम रिसोर्सेज पर हम कब्जा कर सकते हैं। मित्रों, गांधी जी कहते थे कि जैसे साधन होंगे वैसा ही साध्य होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। साधन और साध्य के भेद अगर हम जीवन में समझ जाएं तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ किसी प्रकार की नफरत, किसी प्रकार की आसक्ति हमारे भीतर नहीं होगी। साधन और साध्य अगर जितने पवित्र होंगे, वह मनुष्य की मौलिकता है, मनुष्य की मौलिकता है वो। और मनुष्य मौलिक होना ही नहीं चाहता है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि मनुष्य मौलिक होना ही नहीं चाहता है, एक बड़ी सच्चाई है। लेकिन अब मैं दूसरी चीज़ों पर बातचीत करूंगा कि भूमंडलीकरण के बाद जिस तरीके से श्रम का अवमूल्यन हुआ और श्रम को व्यापार के रूप में देखा जाने लगा, श्रम भी चलायमान हो गया, और बहुत सारी व्यवस्थाओं में तब्दीली आई, आर्थिक समृद्धता भी आई और आर्थिक दुर्बलता भी आ गई भूमंडलीकरण के कारण। जो जितना हाथ मार ले रहा है उसका उतना ही नफा है। लेकिन मैं इन सारे चीज़ों के बावजूद, गांधी 1948 में मर गए, उसके बाद की दुनिया के बारे में अगर बात करूं तो चाहे वो क्यूबा हो, कोसोवो हो, चेचन्या हो, मिस्र हो, इन देशों में लगातार, इराक हो, इन देशों में लगातार जो युद्ध जैसी स्थिति रही, युद्ध होते रहे। आज भी दुनिया में लगभग 20 देश ऐसे हैं जहां युद्ध हो रहे हैं। यह युद्ध की स्थिति क्या है? यह युद्ध की स्थिति क्यों है? क्या एक अहिंसक सभ्यता का एक लक्षण है? नहीं। ये संघर्ष क्यों हो रहे हैं? ये संघर्ष क्यों हो रहे हैं? इस प्रश्न के जवाब को हमें जानना जरूरी है। और गांधी के बाद की दुनिया यही है, इतनी विभत्स है। 20वीं शताब्दी एक हिंसक शताब्दी के रूप में शुमार की जाती है। 21वीं शताब्दी भी क्या हम ऐसे ही हिंसक व्यवस्था के रूप में देखना चाहते हैं, हिंसक शताब्दी के रूप में देखना चाहते हैं? यही उस सदी में अहिंसक निर्माता के प्रति एक बहुत बड़ा कुठाराघात होगा और उसका अपमान होगा
जो पूरी दुनिया में गांधी ये चाहते थे कि हम एक अहिंसक सभ्यता का निर्माण कर सकेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से उससे हम आने वाली पीढ़ी को कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। हथियारों की होड़ लगी हुई है, दुनिया भर में हथियारों की होड़ लगी हुई है। सभी लोग परमाणविक हथियार से लैस हो जाना चाहते हैं। शस्त्रों का व्यापार बढ़ गया है। गांधी की बात की दुनिया यही है, शस्त्रों का व्यापार बढ़ गया है। कितना लोग जखीरा खरीद लेना चाहते हैं, कितना शस्त्र से लैस हो जाना चाहते हैं, कितनी मिसाइलें बना देना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम शस्त्र तो निर्माण कर रहे हैं ना, हम सेना ही तो निर्मित कर रहे हैं, हम पुलिस ही तैयार कर रहे हैं ना। क्या ये एक अहिंसक सभ्यता की निशानी हो सकती है? नहीं, कि क्रूर से क्रूर होती सभ्यता की निशानी है। और ये सामान्य घटना नहीं है, ये निश्चित रूप से हमारे लिए चिंताजनक है मित्रों। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम कोशिश करें कि हम क्या कर सकते हैं। अब तो बायोलॉजिकल वार शुरू हो रहा है, बायोलॉजिकल वार शुरू होंगे। अब वायरस तैयार किए जा रहे हैं और वायरस से हमारी पूरी सभ्यता को नष्ट किया जाएगा। और इस तरीके की संस्कृति की जो विनिर्मिति है, उसका जो प्रतिपादन है, उसको जो प्रचार प्रसार है, वो क्यों हो रहा है, उसका इतना बोलबाला क्यों है? लोग हथियारों से ही लैस हो जाना क्यों चाहते हैं? आज उत्तर कोरिया धमकी देता है तो सारे लोगों की स्थिति खराब हो जाती है कि कहीं परमाणु हमला न हो जाए। जानते हैं इसमें कौन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आता है? सबसे ज़्यादा इसमें प्रताड़ित होते हैं वे लोग जिनका कुछ लेना देना नहीं होता है, सत्ता से लेना देना ही नहीं होता है। वो तो अपना जीवन जीना चाहते हैं बहुत सामान्य तरीके से, बहुत ही सामान्य तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं, छोटे छोटे संसाधनों में जीना चाहते हैं। लेकिन छोटे छोटे संसाधनों में लोग उनको जीने नहीं देंगे, परमाणु बम की वर्षा कर देंगे, युद्ध कर लेंगे, बॉर्डर एरिया पर तमाम हिंसक वारदातें होंगी। तो ये तो ठीक नहीं है ना। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं बच्चे, महिलाएं, निःशक्त लोग, जिनके चलने फिरने में प्रॉब्लम, विकलांग लोगों की, जिनको हमारे देश में दिव्यांग कहा जाता है, हाँ, वो लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बुजुर्ग लोग, भाई वो उनको क्या ज़रूरत है कि आप युद्ध करो? लेकिन नहीं, ये सरकारों के जो पागलपन है ना, ख़त्म हो जाएगा। और वो ख़त्म ऐसे नहीं होगा, बहुत सारी सभ्यता को भी नष्ट कर देंगे, बहुत सारी संस्कृतियों को ख़त्म कर देंगे, बहुत सारी भाषाएं विलुप्त हो गई ना, बहुत सारी चिड़िया विलुप्त हो गई ना, बहुत सारे जंगल ख़त्म हो गए, बाग बगीचे ख़त्म हो गए। इसी तरीके से अगर ये पागलपन सवार रहा तो हमारे देश में और दुनिया के तमाम देशों में परमाणु बम की बरसात होगी या बायोलॉजिकल वार होगी। तो क्या स्थिति होगी आप ये सोचिए। कोविड-19 के बाद जो इस महामारी से दुनिया प्रभावित हुई है, लाखों लोग जान गंवा चुके हैं, करोड़ों लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। आप सोचिए कि ये क्या है, मतलब ऐसे दिन की हमने कभी कल्पना नहीं की थी और ये हमें झेलना पड़ रहा है। अपने घरों में लॉक रहो, अफेक्शंस ख़त्म हो गए, एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ता जो थी, लोग हाथ मिलाने से डर रहे हैं और आपस में मिलने से डर रहे हैं। ये कौन किया है? ये हमारी लालच ने किया है। हमारी लालच इस तरीके की हो गई है कि हम चाहते हैं कि अपने तरीके के हम साम्राज्य स्थापित कर लेंगे, अपने तरीके से हम भारत निर्मित कर लेंगे, अपने तरीके से हम राज्य विकसित कर लेंगे। असंभव है, आप करके देखिए ना। और भारत ही नहीं, दुनिया के जितने भी साम्राज्यवादी देश हैं या छोटे मोटे देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग हैं, उन लोगों की तमाम दुर्बलताएँ हैं। और इस तरीके की अगर आप कोशिश करते हैं कि हम एक वायरस
इस्टेब्लिश करेंगे और पूरी दुनिया में फैला देंगे और उससे हम लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेंगे। तो ये तो पागलपन है ना, ये तो ठीक बात नहीं है। और ये पागलपन ख़त्म होना चाहिए। जो भी कर रहा है उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठनी चाहिए, चाहे वो जिस ओर से हो रहा हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। और मैं तो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष से मैं बात अभी किया हूँ, वोल्कान बजकिर, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से। उनको संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं उनको बधाई देते हुए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील भी करता हूँ कि इस तरीके के जो भी खुरापात पूरी दुनिया में किए जा रहे हैं वो बंद होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए। वो अगर होता है तो ये सभ्यता मिट जाएगी, बहुत सारी चीज़ें मिट जाएंगी जिसको आप पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे, जिंदा नहीं रख पाएंगे। मित्रों, मैं अब हैप्पीनेस की बात करूं तो ये कहा गया है कि अंधेरे को हम क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दिया जला लें। अपने अपने हिस्से का तो हम काम कर ही सकते हैं। राज्य सरकारों की जो इच्छा शक्तियां हैं वो भले ही कुंद हो जाएं, बहुत मुरझा जाएं, या दुनिया के जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनकी जो इच्छा शक्ति है वह रूरल एरिया में रह रहे, सीमांत एरिया में रह रहे लोगों के प्रति भले ही संवेदनशील ना हो, लेकिन हम अपने हिस्से का जो दिया है वो जला सकते हैं। वो यूँ हो सकता है कि हम अपने हिस्से की आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है। यदि आवाज़ नहीं उठती है तो धीरे धीरे स्थितियाँ बदल जाती हैं और जिस तरीके की साम्राज्यवादी शक्तियाँ या राज्य चाहते हैं उस तरीके से जनता अपने अनुकूलन को खोजती रहे। मित्रों, मैं यहाँ पर ये बहुत ही दावे के साथ कहता हूँ कि हम बदल सकते हैं दुनिया। आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने बदलने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों का नाम मैं यहाँ पर गिनाना चाहूँगा। दलाई लामा और आंग सान सू की, नेल्सन मंडेला, ये बहुत सारे नाम हैं ऐसे। शिरीन इबादी, छोटी सी बच्ची भले ही है लेकिन मलाला ने भी कोशिश की। इन लोगों ने अपने हिस्से का काम किया है, तो क्या हम अपने हिस्से का काम नहीं शुरू कर सकते हैं? अपने हिस्से का काम हम शुरू कर सकते हैं। मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि हमें सुख की प्राप्ति हो। हम कैसे सुख जीवन में प्राप्त करें। तो गांधी जिस पूर्ण प्रजातंत्र की बात कर रहे थे ना, कि हम ये भारत में देखना चाहते हैं, यह मैं पूरी दुनिया में देखना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि यह ज़रूरी है। पाथवे टू पीस, यदि शांति के लिए हमें एक रास्ता तैयार करना है तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम इस पर विचार करें। क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वर्ल्ड में? इस पर हमें पॉलिसीज़ बनानी होगी, इस पर हमें आंदोलन करना होगा, इस पर हमें मुखरित होना होगा। और मैं बहुत ही गर्व के साथ कहता हूँ कि राणा साहब ने जो गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल की तरफ से यह आयोजन किया है, यह उस दिशा में बढ़ने की एक कोशिश है। और इस तरीके से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना हमारा कर्तव्य है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ मिल जाए, वो हमारा अधिकार बोलता है। लेकिन कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है कि अपने हिस्से काम करें। तो इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि हम किसी भी तरीके से जन सामान्य को आंदोलित करने के लिए, जन सामान्य को
पुनर्स्थापित करने के लिए, जन सामान्य के जीवन में सुख पैदा करने के लिए हम कोशिश करें। और गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल का ये आयोजन निश्चित रूप से इस दिशा में एक बड़ी मुहिम है। मित्रों, अब मैं प्रसन्नता के लिए जो संभावनाएं हैं उस पर बातचीत थोड़ी देर में करूंगा। प्रसन्नता के लिए संभावनाएं क्या खत्म हो गई हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा कदाचित हो भी नहीं सकता है, कदापि नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि हमें उस तरीके की चीज़ों को करना पड़ेगा और उस तरीके की चीज़ों को, उस तरीके के वातावरण को तैयार करना पड़ेगा। संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं। संभावनाओं को किसी तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है कि ये संभावनाएं ना हो। इसके लिए ज़रूरी ये है कि कोई भी आवाज़ अगर उठती है किसी के सुख के लिए, तो राज्य किसी भी तरीके से, मैं राज्यों से अपील करता हूँ कि वह उन आवाज़ को अपने खिलाफ न समझें। प्रायः वो होता है कि राज्य सोचते हैं कि यह आवाज़ उठ कर के आई है मेरे खिलाफ, तो हो सकता है कि मेरे शासन, मेरी सत्ता डगमगा न जाए। तो ऐसी स्थिति में लोग सोचते हैं कि ये तो हमारे खिलाफ आवाज़ उठ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक्चुअली इनोवेशन है, नवाचार है। और उस नवाचार को उस तरीके से समझने की कोशिश अगर राज्य करेंगे तो हम उस आवाज़ के जरिए, जो आवाज़ बुलंद हो रही है, हम किसी के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित हो सकते हैं। और जब हम किसी के अधिकारों की रक्षा प्रेरित होकर के रक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे मानवाधिकारों का, शांति का, सहिष्णु समाज का, तो वह हमारे प्रसन्नता का कारण होगा। हमारे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मान लीजिए गाँव है, गांव में छोटे उद्योग, छोटे छोटे जो हमारे जीवन की रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए राज्य अगर अच्छे तरीके से सिस्टम डेवलप करे तो निश्चित रूप से हमें प्रसन्नता के लिए संभावनाएं देखते हैं और वो लागू हो सकता है, लोगों को मिल सकता है। प्रसन्नता की संभावनाएं तो अंततः हमारे जीवन का जो उद्देश्य यही होता है ना, कि हम क्या करके लोगों को खुश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक अंधा व्यक्ति है, वह किसी रोड पर खड़ा है, वो वहाँ पर बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, तो अगर आपकी दृष्टि पड़ गई तो आप जा कर के उसको पकड़ लेते हैं और उसको रोड क्रॉस करा देते हैं। तो जब रोड क्रॉस हो जाता है तो उसके भीतर की खुशी को आप सोचिए। इसी तरीके से जीवन में जो कोई व्यक्ति किसी भी अपने उद्देश्य के, अच्छे उद्देश्य के लिए यत्न कर रहा है, तो हम उनको किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, यह हमारे दिमाग में अगर बात आएगी तो हम दूसरे की प्रसन्नता का कारण बनेंगे। इसी तरीके से दुनिया के जो हेड स्टेट्स हैं, हेड ऑफ स्टेट, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो योजनाएं हैं वो इस तरीके की होनी चाहिए जो कि लोगों के भीतर असीम शांति, अपार सुख और प्रसन्नता का विषय बने। इससे इस कार्य को सरकारें न करके वह बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े इवेंट्स में अपने तमाम पैसों को खर्च कर देती हैं और भूख के कारण मौत होती है। गरीबी, भूखमरी, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और ये सामान्य बात नहीं है। तो मित्रों, मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस गांधी के 150वीं जयंती पर आप सभी लोग यह कोशिश करें कि हम गांधी जी के मूल्यों को पूरी दुनिया में बिखेरेंगे और गांधी की बात की जो दुनिया है उसमें जो निर्ममता आ गई है, जो कड़वाहट है, जो असहिष्णुता है,
उसको समाप्त करने के लिए हम कोशिश करेंगे और प्रसन्नता के कारण खुद बनेंगे। बहुत अच्छा लगा। राणा साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के समृद्धि और विकास की कामना करता हूं और इसी के साथ हमसे इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने धैर्य के साथ मुझे सुना। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। हम एक नए विचार के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो। नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू सो मच। आप सबका धन्यवाद। राणा साहब, आपका भी धन्यवाद। और इसके साथ आपका एक नारा है, जय जगत जय जगत।